हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीरी पे से सीरी व्यापम में। तो आज से हम लोग एक नई क्लासेस चालू करते हैं जिसमें हम लोग करने वाले हैं आपके पूरे जीएस और जीके, है ना। पूरे जीएस और जीके का जो पोर्शन है उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को हम लोग क्या तो कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा, देखिए, आप लोगों ने, है ना, मैप तो हमारे भारत का मैप देखा ही होगा, ठीक है। आप लोगों ने हमारे भारत का मैप देखा ही होगा, और ठीक है, क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मैं इतना तो मान सकता हूँ कि इंडिया के मैप को आप, है ना, सभी राज्यों को आप समझते होंगे कि कौन से, ठीक है, मैप का, ठीक है, मैप का कौन सा हिस्सा कौन सी राज्य को क्या तो इंडिकेट करता है या बताता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ कहाँ पर है, मध्य प्रदेश कहाँ पर है, इन सब चीजों को आप क्या तो मैप के माध्यम से समझते होंगे, ठीक है। मैं केवल उन्हीं उन्हीं चीजों पर फोकस करूंगा जो यहाँ से क्या तो आपके पेपर में प्रश्न बनते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान देना, ये, है ना, ठीक है, ये जो है हमारी क्या तो भारत का नक्शा है ना, हमारे भारत का मैप आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसका जो है सबसे उत्तरी बिंदु, ठीक, ऐसा पूछा जाता है आपको कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन होता है, तो आपको याद रखना है इंदिरा कॉल। क्या याद रखना है? इंदिरा कॉल, है ना। ये भारत का क्या तो सबसे उत्तरी बिंदु है। ये कहाँ देखने को मिलता है? तो आपको सियाचिन ग्लेशियर में, ठीक है। कहाँ देखने को मिलता है? सियाचिन ग्लेशियर में। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि, ठीक है, कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन होता है, तो याद रखिएगा आपको ये होता है इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ देखने को मिलता है आपको? अंडमान में, ठीक है। कहाँ? तो अंडमान में। ये क्या हो गया? ये हमारे पूरे भारत का हो गया। अगर आपको पूछेगा दक्षिणी बिंदु, है ना, दक्षिणी बिंदु, ठीक है, भूमि का दक्षिणी बिंदु अगर आपको पूछा जाए तो यहाँ पर आपको याद रखिए कि ये कन्याकुमारी जो मुख्य भूमि है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे उत्तरी बिंदु आपको याद रखना है कौन सा? इंदिरा कॉल, जो सियाचिन ग्लेशियर में आपको देखने को मिलता है। या दोनों आप ले सकते हैं आंसर, अगर इंदिरा कॉल की जगह सियाचिन ग्लेशियर है ऑप्शन में, तो सियाचिन ग्लेशियर को आपको सही करना है। उसी प्रकार दक्षिणी बिंदु में आपको क्या याद रखना है? इंदिरा पॉइंट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कहाँ देखने को मिलता है? अंडमान निकोबार में। कहाँ? तो अंडमान में। लेकिन मुख्य भूमि से अगर पूछा जाए, है ना, तो आपको याद रखना है क्या? तो कन्याकुमारी, ठीक। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब हमारे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, ये पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है नाम किबुतु। क्या? तो किबिथु। और ये कहाँ है? पर तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में। और उसके बाद पूरे भारत का जो है सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है नाम गुहार मोती गुजरात। क्या याद रखना है? तो गुहार मोती गुजरात। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब इसके बाद एक चीज और याद रखना, ठीक है। ये जहां पे मैं लाइन खींच रहा हूं ना, ये क्या है? कर्क रेखा है। ये क्या है? तो याद रखिएगा कर्क रेखा है ना। कर्क रेखा जो है क्या करती है? हमारे भारत का जो मानचित्र है उसको, या ऐसा कहें हमारे भारत को दो अलग अलग हिस्सों में क्या करती है? बांटती है। उसी प्रकार ये जो है आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। एक मिनट। खैर इसको भी, है ना, रेखा से संबंधित चीजें आपको आगे देखने को मिलेंगी। फिलहाल आपको कर्क रेखा तक ही आपको याद रखना, ठीक है। बाकी इसको चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए। ये जो है आपका क्या है? तो आईएसटी है, ठीक है। ये क्या है? तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मानक समय रेखा। हिंदी में क्या कहते हैं? मानक समय रेखा। ये कितना होता है? तो याद रखिएगा 82.30 डिग्री 30 सेकेंड ईस्ट, ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और आईएसटी टाइम जो है याद रखिएगा ग्रीनविच टाइम से 3.5 घंटा आगे चलता है ना। आईएसटी टाइम के बारे में क्या याद रखना है आपको? कि ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे चलता है। इतनी चीजें क्लियर हुई। कर्क रेखा के बारे में आपको क्या याद रखना है? कि ये 30 डिग्री, है ना, 23 डिग्री 30 सेकेंड नॉर्थ में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। 23 डिग्री 30 सेकेंड नॉर्थ में आपको ये क्या तो देखने को मिलता है। और साथ ही 8 राज्यों से गुजरती है ना। कर्क रेखा कितने? तो याद रखना है आपको 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक। इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़े, ठीक। देखिएगा, अब जो सीमाएं हैं, है ना, हमारे भारत की जो सीमाएं हैं उस पर चर्चा करते हैं, ठीक। तो देखिएगा, हमारे जो पड़ोसी हैं उनमें एक बहुत गंदा पड़ोसी है जिसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा को अलग करती है ना, पाकिस्तान और भारत की सीमा को निर्धारित करती है, उसको कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। क्या? तो रेड क्लिफ रेखा। इसको निर्धारित किया गया कब? तो 1947 में। और पाकिस्तान के साथ हमारी भारत की जो है कितनी सीमा रेखा है, कितने किलोमीटर? तो याद रखिए
3,323, इसको मैं जनरली 33-23 किलोमीटर बोलता हूँ, ठीक है, याद रखने के लिए। तो ये याद रखना है। अगला आप देखने को मिलता है, ये जो छोटा सा हिस्सा है, बहुत छोटा सा है ना, ये लगभग 186 किलोमीटर, कितना 106 किलोमीटर है ना, कितना देखने को मिलता है 106 किलोमीटर। इसकी सीमा कहाँ तक बनती है, तो अफगानिस्तान से बनती है, ठीक। और ये कहाँ है, तो वर्तमान में जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, पीओके में आपको देखने को मिलता है। तो सबसे छोटी सीमा जो है किसके साथ देखने को मिलती है आपको, अफगानिस्तान के साथ, कितना 106 किलोमीटर। और अफगानिस्तान के साथ कौन सी रेखा, तो याद रखिएगा डूरन रेखा आपको देखने को मिलता है। और ये कब निर्धारित किया गया था, तो 1896 में, ठीक है। कब निर्धारित किया गया था, तो ये आपको याद रखना है 1896 में, है ना। चलिए, उसके बाद अगला हम लोगों को एक और पड़ोसी देखने को मिलता है, ये कौन है, नेपाल, ठीक है। नेपाल के साथ हमारी जो सीमा कितनी लगती है, तो याद रखिएगा 1751 किलोमीटर। नेपाल के साथ कितनी सीमा लगती है, तो 1751 किलोमीटर। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ना, इस तरीके से, ठीक है। ये नेपाल जो है, नेपाल ये वाला हिस्सा है ना, याद रखिएगा नेपाल ये है, एक मिनट, ठीक। तो नेपाल ये जो है, ये आपका नेपाल है, और हमारी भारतीय राज्यों की सीमाओं से ये कितना, इतना लगता है। उसके बाद ये वाला जो पूरा हिस्सा है ना, इस तरीके से, ये ऐसा, ठीक है। ये आपको देखने को मिलता है किसके साथ, तो चीन के साथ, किसके साथ, तो चीन के साथ। लंबाई याद रखना है कितना, तो 34-88 किलोमीटर, लंबाई कितना, तो 34-88 किलोमीटर। और सीमा रेखा, भारतीय सीमा रेखा और चीन के साथ जो रेखा है, उसको क्या तो मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, क्या तो मैकमोहन रेखा। और इसको निर्धारित कब किया गया, तो 1914 में, ठीक। इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए, अब देखिएगा, ये जो वाला जो हिस्सा है ना, ये कौन है, भूटान देश है। और भूटान देश के साथ लगभग हम लोग 700 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, कितना, तो 699, आपको याद रखना है। उसके बाद अगला ध्यान देना है आपको, ये पूरा हिस्सा, ये कौन सा है, तो ये म्यांमार देश है, ठीक है। पहले इसको क्या, तो बर्मा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसके साथ हम लोग कितना, तो 1643 किलोमीटर की सीमा हमारी जो है क्या, तो साझा की जाती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम लोगों का एक है ना अच्छा पड़ोसी, जो वर्तमान में अपनी हरकतों के कारण नहीं रहा, वो कौन सा, ये बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ याद रखिएगा सबसे लंबी सीमा रेखा है हमारी, ठीक है। बांग्लादेश के साथ कितना, तो 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर। और यहाँ पे कौन सी सीमा, तो ये भी रेड क्लिफ है ना, रेखा के तहत निर्धारित किया गया है। अच्छा, दोनों जगह रेड क्लिफ क्यों है, क्योंकि याद रखिएगा पाकिस्तान पहले, है ना, पाकिस्तान, ठीक है, पहले क्या, तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है, दोनों क्या है, पाकिस्तान हुआ करता था। एक पाकिस्तान ये हुआ करता था, और दूसरा पाकिस्तान ये हुआ करता था, ठीक है। और उस समय इंदिरा गांधी जी के द्वारा ही क्या, तो जो पाकिस्तानी के सैनिकों के द्वारा यहाँ पे क्या, तो बहुत ज्यादा शोषण किया जा रहा था, है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा शोषण किया जा रहा था। उसी तरह उसी, है ना, उसी के विरुद्ध, ठीक है। तो उसी शोषण के विरुद्ध में क्या, तो इसको आजाद कराने के लिए सैनिक कार्रवाई की गई थी। तो उसके बाद ये दो क्या हो गया, तो ये बांग्लादेश को पाकिस्तानी पाकिस्तानी सैनिकों से क्या, तो आजाद कराया गया था। बस इतनी ही चीजें आप याद रखना, ठीक है, ज्यादा हिस्ट्री में अभी नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, देखिए, हिमालय आपको देखने को मिलता है ना, हिमालय जो है 4 अलग अलग भाग में आपको देखने को मिलता है, आगे आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल आपको उत्तरी पर्वत, ये जो हिमालय वाला हिस्सा है, उसमें याद रखिएगा हिमालय जो है नवीन वलित पर्वत है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो याद रखिएगा डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है, नवीन वलित पर्वत है। उसके बाद जो राजस्थान में जो मरुस्थल वाला एरिया आपको देखने को मिलता है, तो जो थार मरुस्थल है, जो भारत के राजस्थान में है, याद रखिए दुनिया का 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। और मरुस्थल भी किस प्रकार का है, तो याद रखिएगा उपोष्ण कटिबंधी मरुस्थल है ना। जो थार मरुस्थल है वो किस प्रकार का मरुस्थल है, तो उपोष्ण कटिबंधी मरुस्थल है। उसके बाद ये इसके बारे में इंडिकेट किया जा रहा है ना, इसके बारे में, ठीक, इसके बारे में, ठीक, ये थार मरुस्थल को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी प्रकार ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला ध्यान से देखो, ये जो है उत्तरी पर्वत, जो किसको, तो हिमालय को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। इसके बाद देखिएगा ये पूरा हिस्सा जो है ना, इस तरीके से, यहाँ पर को छोड़कर ये पूरा हिस्सा इस तरीके से, है ना, ये जो है उत्तरी मैदान है। उत्तरी मैदान जो कहने का मतलब क्या है, जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो जल क्षेत्र है ना, वो आपको देखने को मिलता है। तो उत्तरी मैदान जो है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित है, सबसे पहले तो याद रखना है। और जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, वहां कौन सा मिट्टी देखने को मिलता है आपको, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। ये क्या होता है, बहुत ही उत्पादक मिट्टी होता है ना, बहुत ही उत्पादक क्या होता है, मिट्टी होता है।
उसके बाद अब देखते हैं प्रायद्वीप का पठार। ये वाला पूरा हिस्सा ना, ये पूरा हिस्सा, ठीक है, ये पूरा हिस्सा आपको क्या तो प्रायद्वीप के पठार के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रायद्वीप के पठार के बारे में क्या याद रखना है कि ये बना कैसे है, तो प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, क्या तो प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, ये कहीं अलग जगह था, वहां से टूट कर आकर क्या हो गया, इस वाले हिस्से में आकर इसमें क्या सटा हुआ है। ठीक, और यहाँ पे कौन सी चट्टानें पाई जाती है, तो आग्नेय चट्टानें पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए अब देखिएगा, उसके बाद ये वाला जो है ना पोर्शन इस कलर का, देखो ये वाला और ये, इसको हम लोग क्या तो तटीय मैदान के नाम से जानते हैं, है ना, इसको क्या तो तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आपको देखने मिलता है कोंकण, मालाबार पश्चिम और कोरोमंडल पूर्व। कोरोमंडल आपको इस वाले हिस्से में देखने को मिलेगा, इस वाले में। ठीक है, और मालाबार आपको इस वाले में हिस्से में देखने को मिलता है, और कोरोमंडल इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। हाँ एक मिनट, कोरोमंडल ये वाला एरिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो है पूरा मालाबार है, और ये जो है कोंकण जो है आपका ना, ये आपका ठीक महाराष्ट्र कर्नाटक वाला आपको एरिया में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे अभी। ठीक है, अभी फिलहाल इन सब चीजों को आप जानिए। ठीक, मैंने पहले ही आपको बताया था कि हिमालय के हम लोगों ने, है ना, 4 भागों में क्या तो विभाजित करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले हिमालय को हम लोग देखते हैं। तो हिमालय का जो उत्तर से दक्षिण का क्रम है ना, जैसे आपके पेपर में पूछा जाता है पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, नीचे से ऊपर, तो उसमें याद रखिएगा जो सबसे ऊपर वाला एरिया जो होता है वो ट्रांस हिमालय कहलाता है। ठीक है, और ट्रांस हिमालय में आपको क्या तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये है ना, ये क्या तो पर्वत श्रृंखलाएं या चोटियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, क्या तो ट्रांस हिमालय में आपको क्या तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये आपको देखने को मिलता है। कहाँ तो ट्रांस हिमालय में। उसका बाद है महान हिमालय। महान हिमालय को क्या तो सर्वोच्च हिमालय के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना, डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में आपको पीर पंजाल और धौलाधर, ये वो चोटियां देखने को मिलती हैं। शिवालक हिमालय जो है हिमालय का सबसे बाहरी भाग होता है, और बाहरी के साथ सबसे नवीनतम श्रृंखला है, ये भी आपको याद रखना है। इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो है ये याद रखिएगा, केटू या गाडविन आस्टीन, याद रखना है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, बल्कि कौन है तो केटू या गाडविन आस्टीन। ये कितना देखने को मिलता है, तो 8611 मीटर, कितना तो 8611 मीटर। उसके बाद अगला आपको देखने को मिलेगा सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में इतना ही याद रखिएगा, काराकोरम में आपको देखने को मिलता है। कहाँ तो काराकोरम में। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कहाँ का देखने को मिलता है, महान हिमालय। तो महान हिमालय मतलब नेपाल कहाँ है, तो याद रखिएगा महान हिमालय। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपको याद रखना है 88,48.86 मीटर। इसको वर्तमान में, ठीक है, इसमें कुछ संशोधन हुआ है और वो हो गया है 8850, है ना, 8850 हो गया है। ठीक है, ये भी याद रखना है। कंचनजंगा, ठीक है, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। और कितना है तो 85-98 मीटर, कितना तो 85-98 मीटर। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब, ठीक है, राजस्थान में आपको देखने को मिलता है अरावली पर्वत। क्या तो अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के बारे में याद रखिएगा, सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत है। अरावली पर्वत कैसा है, सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत है। और इस अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। और गुरु शिखर है ना, और गुरु शिखर की अगर आपको ऊंचाई पूछी जाएगी तो याद रखिएगा 17-22 मीटर। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। उसके बाद ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये पश्चिमी घाट कहलाता है। क्या कहलाता है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के बारे में याद रखिएगा, ये एक निरंतर श्रृंखला है ना, कैसा श्रृंखला है, तो निरंतर श्रृंखला है। यहीं पर आपको अनाई मुड़ी देखने को मिलता है। क्या तो अनाई मुड़ी। तो ऐसा याद रखना कि पश्चिमी घाट में जो है सबसे ऊंची चोटी कौन होती है, कौन है तो अनाई मुड़ी। अनाई मुड़ी का लोकेशन आपको याद रखना है, कहाँ तो केरल में। ठीक है, कहाँ तो केरल में। और कितना मीटर है, तो 26-95 मीटर। ठीक, अनाई मुड़ी की ऊंचाई कितनी है, तो 26-95 मीटर। और आपको याद रखना है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुड़ी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाई मुड़ी है। ठीक, इतनी चीजें की याद रखना है आपको। उसके बाद ये वाला सेक्शन याद रखना, ये ये कौन सा है, तो नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी के बारे में क्या याद रखना है कि पश्चिमी और पूर्वी घाट को मिलाता है। ठीक है,
पश्चिमी और पूर्वी घाट को कौन मिलाता है? तो याद रखिएगा नीलगिरी पहाड़ी जो है पश्चिमी और पूर्वी घाट को क्या करता है? तो मिलाता है। अच्छा, पहाड़ी नीलगिरी पहाड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि नीलगिरी यहाँ बहुतायत में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद है ये पूरा वाला जो है ना, ये पूरा क्या है? तो याद रखिएगा पूर्वी घाट है ना। ये पूरा क्या है? तो आपको याद रखना है पूर्वी घाट है ना। ये पूरा जो है क्या है? तो पूर्वी घाट है ना। तो पूर्वी घाट के बारे में याद रखिएगा, इसकी जो श्रृंखला जो है है ना, निरंतर नहीं है। किस प्रकार की है? कटी फटी है। कटी फटी मतलब बीच बीच में है। दूसरे याद रखिएगा श्रृंखला जो है निचली श्रृंखला है, मतलब ढाल वाली श्रृंखला है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद आपको ना दो चीजें और याद रखना है। ये विंध्य है, विंध्य ऊपर में है और नीचे में कौन सा? सतपुड़ा। तो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बारे में याद रखिएगा। ये उत्तर और दक्षिण भारत को क्या करता है? अलग करता है, या ऐसा कहा जाए उत्तर और दक्षिण भारत में जल विभाजक का काम करता है। ठीक है, विंध्य और सतपुड़ा के बारे में याद रखिएगा, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच जल विभाजक का काम करता है। और इसी के बीच से जो है नर्मदा बहती है, याद रखिएगा। इसी के बीच से आपको क्या देखने को मिलता है? भ्रंश घाटी से नर्मदा का बहाव आपको देखने को मिलता है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। और नर्मदा जो की याद रखिएगा पश्चिम की ओर बहती है। ठीक, चलिए ठीक। अब देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंधु तंत्र, सिंधु जल समझौता आप लोगों ने अक्सर सुना ही होगा। तो ये इसी नदी पर है। ठीक है, इसका उद्गम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हाँ, इसका उद्गम आपको कहाँ पे? तो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सिंधु तंत्र के बारे में आपको क्या याद रखना है कि तिब्बत के मानसरोवर से इसका उद्गम होता है। सिंधु कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा सिंधु नदी निकलती है तिब्बत से। और सिंधु नदी की जो सहायक नदी है, पांचों के पांचों का नाम आपको याद रखना एकदम इंपॉर्टेंट है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, है ना। सिंधु नदी की पांचों जो सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, याद रखना है एक एक नाम को आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है गंगा तंत्र। ठीक है, उसके बाद क्या है? तो आपको गंगा तंत्र याद रखना है ना। गंगा तंत्र के बारे में याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 25-25 किलोमीटर। ठीक है, और इसी तरीके से हिमालय की जो सहायक नदी है उसमें याद रखिएगा यमुना, गंडक और कोसी, है ना। यमुना, गंडक और कोसी क्या है? तो ये हिमालय की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये कहाँ है? ये हिमालय, हिमालय हिमालय से निकलने वाली नदियां जो गंगा की सहायक नदी है। उसी प्रकार प्रायद्वीप भारत से भी गंगा की सहायक नदियां होती हैं। वो कौन सी है? चंबल और सोन। तो कौन सी है? तो चंबल और सोन, है ना। तो आपको गंगा नदी की सहायक नदियां जो है दो। ठीक है, हिमालय की नदियों से भी इसको तो सहायक नदियां मिलती हैं गंगा नदी को, और प्रायद्वीपीय भारत से भी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र याद रखिएगा, ये तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को तांग्सपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या? तो तांग्सपो के नाम से जाना जाता है। और ये जब असम में आता है हमारे भारत में, ठीक है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर ही आपको क्या? तो माजुली द्वीप देखने को मिलता है। क्या? तो माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप के बारे में याद रखिएगा, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, माजुली द्वीप के बारे में आपको क्या याद रखिएगा? असम में स्थित है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां से डायरेक्ट पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जाके मिलती किससे है? तो अरब सागर से। उसी प्रकार पूर्व की ओर बहने वाली नदी, ठीक है, तो पूर्व की ओर बहने वाली नदी जाकर गिरती कहाँ है? तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी से। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी में आपको नाम याद रखना है नर्मदा और तापी नदी। ठीक, नर्मदा नदी का नाम आपको भूलना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से पेपर में कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी में याद रखिएगा, यह नदी जो है भ्रंश घाटियों से बहती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो है किससे? तो भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है। और ये डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, और ये क्या? तो डेल्टा नहीं बनाती है, बल्कि ये क्या करती है? ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, मतलब एस्चुरी बनाती है ना। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी के बारे में याद रखिएगा, डेल्टा नहीं बनाती है, क्या बनाती है? तो एस्चुरी बनाती है। ठीक है, नाम याद रखना है कौन सा आपको? नर्मदा नदी को, ये वाली, और ये तापी नदी को, है ना। इन दोनों नदी को याद रखना है आपको, ये पश्चिम की ओर बहती है। अब हम लोग बात करते हैं पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में। इसमें एक नदी का नाम याद रखना, महानदी। गोदावरी, जिसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है।
दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी को, जबकि दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है कावेरी को। ठीक है, ये भी याद रखना। उसके बाद और दो नदियों के नाम कृष्णा और कावेरी, यह कहाँ जाती गिरती हैं, तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में, पूर्व की ओर बहती है। इनकी चौड़ाई, ये है ना, घाटी जो है क्या होती है, चौड़ी होती है और ये लंबा मार्ग तय करती है। जितनी भी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं, इनकी घाटी चौड़ी होती है और ये लंबा मार्ग तय करती है। ठीक, ये तटों पर बड़े और उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा बनाती है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो है एस्चुरी बनाती है। ठीक है, इतनी चीजें याद रखना है आपको। चलिए देखिए, ये एकदम लेटेस्ट डाटा है जिसको मैंने आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, तो संशोधित कुल तट रेखा, ठीक है, ये अभी कितना हो गया, तो 1198.81 किलोमीटर। जो भारत की कुल तट रेखा है ये कितना हो गया है, तो याद रखिएगा 11,098.81 और जो 75,16.6 किलोमीटर था ये पहले था, है ना, 75,16.6 किलोमीटर पहले था, ये आपको याद रखना है। और सबसे लंबा तटरेखा आपको किसका देखने को मिलता है, तो गुजरात का देखने को मिलता है, ये आपको याद रखना है। कितना, तो 2340.62 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। सबसे लंबा तटरेखा आपको कहाँ किसका देखने को मिलता है, तो गुजरात का देखने को मिलता है। ठीक है, भारतीय किसमें, तो भारतीय मुख्य भूमि में। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें पूरे तट रेखा को लेकर, मतलब केवल समुद्री, ठीक, समुद्री तट रेखा को शामिल करते हुए, तो ये आपको किसका देखने को मिलता है, पहले नंबर पे अंडमान निकोबार। समुद्री तट रेखा सहित आपको याद रखें अंडमान निकोबार जो है सर्वाधिक एरिया आपको देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है 30,83.50 किलोमीटर। लेकिन अब भारत की मुख्य भूमि से लगा हुआ या सटा हुआ याद रखना है, तो वहां पर कौन से याद रखना है, गुजरात पहले नंबर पे आएगा, 2340.62 किलोमीटर, राज्यों में सबसे लंबा ये आपको देखने को मिलता है। ठीक, उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलता है ना, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश देखने को मिलता है, और चौथे नंबर पे आपको तमिलनाडु देखने को मिलता है। ठीक है, इतनी चीजें याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वर्षा, है ना, जो बारिश होती है भारत में, ठीक है, जो भारत में बारिश होती है वो कौन सी, है ना, वो कौन सी थी, ठीक है, देखिए, हमारे भारत में वर्षा वर्षा जो होती है, बारिश होती है, वो आपको देखने को मिलता है या तो बंगाल की खाड़ी से होते हुए देखने को मिलता है, या ठीक है अरब सागर से देखने होते हुए देखने को मिलता है। उसी के बारे में यहाँ पे देखा गया है, उसी के बारे में यहाँ पे क्या तो बताया गया है। तो हम लोग दोनों चीजों के बारे में देखेंगे। बारिश मुख्यतः इन दोनों के कारण ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अरब सागर के बारे में देखते हैं। ये अरब सागर है और यहाँ से ये क्या करती है, ठीक है, जो इसकी हवाएं हैं वो जो है हमारे भारत के मुख्य भूमि की ओर आगे बढ़ती है। तो ये जो हिस्सा है मैंने क्या बताया, वेस्टर्न घाट, जिसको क्या तो पश्चिम घाट के नाम से जानते हैं, यही की पर ये क्या होती है, अरब सागर से ये जैसे ऊपर आती है यहाँ पर ये बारिश कराती है। कैसी, तो बारिश वो कराती है। तो अरब सागर से जो पश्चिमी घाट में बारिश होती है वो कैसा होता है, बहुत तेज बारिश होती है। लेकिन लेकिन याद रखिएगा, ये जो है क्या पूरा पश्चिमी घाट होता है, इसके ठीक निचले हिस्से में, इसके ठीक निचले हिस्से को जो क्या तो वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उस घाट के ठीक निचले वाला जो हिस्सा है उसको क्या तो वृष्टि छाया क्षेत्र के नाम से जाना हो जाता है। यहाँ पर बारिश बहुत कम या बिल्कुल ना के बराबर होती है। यहाँ पर बारिश बिल्कुल कम या तो ना के बराबर होती है, ये याद रखना। उसके बाद देखिए, ये बंगाल की खाड़ी है, इस तरीके से बारिश जो है क्या करता है, भारत में प्रवेश करता है। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा, इस तरीके से म्यांमार भी प्रयास करेगा, प्रवेश करता है, और इस तरीके से भारत में भी ये क्या करता है, प्रवेश करता है। तो म्यांमार और उत्तर भारत की और बंगाल की खाड़ी की बारिश आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और अरब सागर, माफ करिएगा, है ना, अरब सागर के कारण जो है ज्यादातर बारिश आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही ये इस तरीके से भी, है ना, इसका क्या है, बारिश होते हुए आपको देखने को मिलता है। और बंगाल की खाड़ी से, ठीक है, ये इस तरीके से आपको देखने को मिलता है ऐसे। तो जो मेघालय मेघालय में जो चेरापूंजी और मानिसराम है, जहाँ विश्व की सर्वाधिक बारिश होती है,
ये किसके कारण होती है? तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी की शाखा के कारण ये होती है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। अच्छा, आपको याद रखिएगा, गर्मियों में याद रखिएगा जो हवा होती है वो क्या होती है? बहुत पतली हो जाती है। तो पतली होने के कारण उसका दबाव क्या हो जाता है? निम्न होता है, कम हो जाता है। और यही जो है उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत में क्या होती है? जब हवाएं चलती है, क्योंकि इसकी क्या होती है, दबाव इसमें निम्न होता है, लो प्रेशर होता है, जिसके कारण ये क्या होती है, ये हवाएं जो है, ये जो हवा होती है अरब सागर की और बंगाल की खाड़ी की, उन मानसूनी हवाओं को अपनी ओर खींचती है, और वही क्या तो वर्षा के बूंद के रूप में गिरती है। ठीक है जी, इतनी चीजें समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग मिट्टी के बारे में। किसके बारे में? तो मिट्टी के बारे में। अब मिट्टी में आपको याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी ये भारत में पाया जाता है, काली या रेगुर मिट्टी ये भारत में पाया जाता है, लाल मिट्टी ये भारत में पाया जाता है, और लेटेराइट मिट्टी। सबका लोकेशन देखिए, ये वाला जो है पूरा हिस्सा, ये जलोढ़ मिट्टी का हिस्सा है, ये और ये, ठीक है, ये पूरा हिस्सा किसका? तो जलोढ़ मिट्टी का हिस्सा है। ये आपको देखने को मिलता है इसका क्षेत्र उत्तरी मैदान और तटी डेल्टा। उत्तरी मैदान और तटी डेल्टा में आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलता है। ये क्या होता है, जो गंगा और हिमालय वाली जो नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र की नदियां हैं, उनके द्वारा जो लाया गया अवसाद होता है, कर्ण मिट्टी, उसी के कारण ये जो मिट्टी वहां पे क्या होती है, देखने को मिलती है। और जलोढ़ मिट्टी में आपको कौन सा फसल बहुत अच्छा होता है? तो गेहूं, चावल, गन्ना, ये आपको याद रखना है। इतनी चीजें क्लियर हुई, ठीक है। अब मैप में जहां जहां आपको लाल दिख रहा होगा, है ना, मैप में जहां जहां आपको लाल दिख रहा होगा वो क्या है? लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी आपको देखने को मिलता है प्रायद्वीपीय भूमि के एक किनारे, मतलब पूर्वी हिस्से में, और ये आपको दक्षिणी भाग में देखने को मिलता है। कुछ हिस्सा इसका आपको देखने को मिलता है उत्तर पूर्वी भारत में। लाल किस कारण है? क्योंकि लोहे की उपस्थिति, मतलब आयरन ऑक्साइड होने के कारण लाल दिखता है। यहाँ दलहन, जो दाल की फसल और मोटे अनाज है, वो आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक, ये हो गई लाल मिट्टी के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं काली मिट्टी के बारे में। मैप में जितना हिस्सा काला दिख रहा होगा वो काली मिट्टी को क्या करता है, बता रहा है। तो ये आपको ढक्कन के पठार वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। ये काली मिट्टी कैसे बना है? तो याद रखिए, जो ज्वालामुखी हुआ है ना, ज्वालामुखी से जो उद्भव होता है, ठीक है, तो उससे जो बेसाल्ट चट्टान बनते हैं, उसी से काला मिट्टी क्या का निर्माण हुआ है। और काला मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है। काला मिट्टी के बारे में क्या याद रखना है? कपास के खेती के लिए उपयुक्त होता है। उसके बाद इस कलर वह मैं देखो इंडिकेट कर रहा हूँ, ऐसा कलर जहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ये कहाँ देखने को मिलेगा? तो लेटेराइट मिट्टी है। कहाँ? तो लेटेराइट मिट्टी है। और ये वाला हिस्सा जो है, ये यहाँ पर, ये कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है और यहाँ पर भी है, ठीक है, और थोड़ा इससे ये आपको देखने को मिलता है लेटेराइट मिट्टी का। तो सबसे पहले लेटेराइट मिट्टी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी घाट और मेघालय क्षेत्र में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। भारी वर्षा और निच्छालन वाले क्षेत्र में, तो लेटेराइट मिट्टी जहाँ बहुत ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है, उस वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। ये जो चाय, कॉफी और काजू की खेती के लिए उपयुक्त होता है ना, चाय, कॉफी और काजू की खेती के लिए उपयुक्त होता है। ठीक, चलिए अगला देखिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम आपको देखने को मिलेगा हमारे भारत में कौन सी प्रकार की चट्टान में मिलता है? तो याद रखिएगा, जो तृतीयक टर्टरी चट्टान है, वहां से आपको देखने को मिलता है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम में डिगबोई, याद रखिएगा, डिगबोई जो है पेट्रोलियम क्षेत्र असम में देखने को मिलता है। उसी प्रकार बॉम्बे हाई, ये जो है ये आपको अरब सागर में देखने को मिलेगा, जहाँ पेट्रोलियम आपको देखने को मिलता है। और गुजरात, गुजरात का ये जो रिफाइनरी है, पेट्रोलियम रिफाइनरी, यहाँ आपको देखने को मिलेगा। इतनी चीजें हैं। थोरियम, थोरियम कहाँ मिलेगा? तो याद रखिएगा, ये मोनोजाइट रेत में देखने को मिलता है। तो थोरियम का भंडार आपको मोनोजाइट रेत में देखने को मिलता है। और ये कहाँ? तो केरल के तट पर। केरल का जो ये तट होता है ना दोस्त, यहीं पर आपको क्या, तो इसके रेत में मोनोजाइट का विशाल भंडार देखने को मिलेगा। ये वाला पूरा हिस्सा, ठीक है, ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ज्यादातर छोटा नागपुर का पठार वाला क्षेत्र, जिसको भारत का रूर कहा जाता है, याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। छोटा नागपुर पठार वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, जिसको भारत का रूर कहा जाता है, यहाँ पे भारत का 98% कोयला आपको देखने को मिलता है। भारत का कितना? तो 98% कोयला देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही गोंडवाना चट्टाने, ये याद रखना, यहाँ कोयला का उत्पादन होता है।
दामोदर घाटी जिसमें झरिया और रानीगंज आता है, यहाँ भी आपको कोयला का निर्माण आपको देखने को मिलता है। ये पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया में। अगला है सोना। सोना केवल एक ही जगह आपको देखने को मिलेगा, कहाँ? तो कर्नाटक में। कहाँ? तो कर्नाटक में। ये किस में मिलता है? तो धारवाड़ चट्टान में। याद रखिएगा, धारवाड़ चट्टान में आपको सोना देखने को मिलता है और गोंडवाना चट्टान में आपको कोयला। तो सोना आपको देखने को मिलता है कर्नाटक में, सर्वाधिक भंडार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं जितनी चीजें बता रहा हूँ उतनी ही चीज कर लेना, आपके लिए एग्जाम के लिए काफी है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक, चलिए देखते हैं। ये जो है ना बनिहाल दर्रा है, यहाँ पर आपको क्या तो जम्मू और श्रीनगर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, ये याद रखना है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर में जोड़ता है। ठीक, यहाँ पर आपको केरल में ही वेम्बनाड झील देखने को मिलता है। ये सबसे लंबी झील या सबसे लंबी क्या है? तो कायल है, ये आपको याद रखना है। ठीक, उसके बाद है पोंगसो। पोंगसो या इसको क्या कहते हैं? पोंगोत्सो। ठीक है, ये सबसे बड़ी उच्च तुंगता झील है। सबसे बड़ी उच्च तुंगता झील है। ऊंचाई आपको पूछे तो याद रखिएगा 4600 मीटर। ठीक, उसके बाद ये वाला जो है सिपकिला, यहीं से क्या करता है? सतलज नदी भारत में प्रवेश करता है ना। सिपकिला से ही आपको कहा क्या देखने को मिलता है? सतलज नदी भारत में प्रवेश करता है। ये है नाथुला, ये कहाँ देखने को मिलता है? आपको सिक्किम में। तो भारत चीन का जो व्यापार मार्ग है, यहीं से क्या होता है? भारत चीन का व्यापार होता है, पहले होता था। ठीक है, अभी वर्तमान में नहीं हो रहा है। ठीक, उसके बाद है ये चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ देखने को मिलता है? उड़ीसा में। ये सबसे तटी लैगून झील है। किस प्रकार का झील है? तो लैगून झील है, याद रखिएगा। ठीक, इतनी चीजें याद रखना, आगे बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसको क्या है बहुत सारी बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ना है ना, वो मुझसे क्या करेगा? कमेंट बॉक्स में नीचे में क्या करना आपको, आप लोग कमेंट कर दिए रहना। ठीक है, मैं उसके बाद फिर आपको अपना कांटेक्ट, ठीक है, कांटेक्ट रिलेटेड कुछ चीजें दे दूंगा, वहां से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप, ठीक है, मुझसे पेड क्लास भी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ? तो स्वर्णिम चतुर्भुज एक योजना आप लोगों ने सुना होगा। ये क्या है? बेसिक भारत के जो सिर्फ चार बड़े महानगर हैं, उनको जोड़ने के लिए सड़क मार्ग है। उनको जोड़ने के लिए क्या है? सड़क मार्ग है। कुल लंबाई याद रखिएगा 58-46 किलोमीटर। ठीक है, और कौन कौन से शहर? तो यहाँ पर ये दिल्ली को जोड़ेगा, नीचे में ये मुंबई को जोड़ेगा, यहाँ पर ये मद्रास में चेन्नई को जोड़ेगा, और पश्चिम बंगाल में इसको कोलकाता को। ठीक, वो क्या तो आपको याद रखना है, स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। ये इस तरीके का चतुर्भुज बन रहा है ना, इसी को। और किस प्रकार का मार्ग मार्ग है? तो याद रखिएगा सड़क मार्ग है। ठीक है जी, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए अब देखिएगा, अब इसको देखिए उसी प्रकार पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। ये पूर्व है, देख ये पूर्व है और ये पश्चिम कॉरिडोर है ना, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। ठीक है, तो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की जो लंबाई है याद रखिएगा 3300 किलोमीटर। कितना? 3300 किलोमीटर। और ये याद रखिए कहाँ से चालू होता है? असम के सिलचर से। असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के बारे में यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद आपको याद रखिएगा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। एक मिनट, ये आपको उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है ना। ये आपको क्या तो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है। इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है कहाँ? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर श्रीनगर से कन्याकुमारी है ना, जम्मू कश्मीर श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। और ये कितना है? तो 4000 किलोमीटर है। ये कितना है? तो पूर्व पश्चिम 3300 किलोमीटर है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखना चाहिए, है ना। मेरे ख्याल से सारे एग्जाम में जो आने वाले महत्वपूर्ण चीजें, उन सब चीजों को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। देखिएगा ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है, आपको उसको देख के बताने हैं। बाकी आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पर उन सभी चीजों का क्या तो आंसर मैंने लिख रखा हुआ है। ठीक है, कोरिलेट करेंगे, पढ़ते रहिए, है ना। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं एंड अप करते हैं, फिर कल एक नई क्लास के साथ फिर मिलेंगे। ठीक है।